सो ग्लोबलाइजेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। जब हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीन्स के जितने भी आपके रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं या आपके इंटरनेशनल जो कंट्रीज जो ग्लोबल वर्ल्ड में आपस में साइंस वगैरह करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, इसमें रीजन में जब आप बात करते हैं, लाइक अगर सार्क के रीजन की बात करूं जिसमें 8 कंट्रीज हैं, तो उसमें जो एक सॉफ्ट एग्रीमेंट हुआ था, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसी तरह अगर आप ये देखोगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया दैट इज आल्सो अंडर द एगिस या सुपरविजन ऑफ सार ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं हर रीजन में। जो यूरोपियन यूनियन है उसने अपना एक ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। इसी तरह जो नाफ्टा है, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये 3 कंट्रीज के दरमियान है, यूएस है, मैक्सिको एंड कनाडा। इस तरह G7 है, G20 है। पहले G8 होते थे, फिर रशिया को उन्होंने रिमूव कर दिया, G7 बन गया, अब G20 है। तो ये G7 ने अभी जो ओबो वो B3W साइन किया है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो इट इज़ आल्सो अ साइन ऑफ के कैसे ग्लोबलाइजेशन जो है वो वर्कआउट कर रहा है। फिर कल्चर एक्सचेंज पे जब बात आ जाती है तो इसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, लैंग्वेजेस होती है, ट्रेडिशन होते हैं, एंड कल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। तो इसमें जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो आइडियाज़ में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो बेसिकली किसी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। लेट्स सपोज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है तो एक आइडियालॉजी, लेकिन इसके पीछे बहुत एक थॉट है, एक आइडिया है कि कैसे किसी मुल्क की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उसको हम अच्छे वे में चला सकते हैं। इसी तरह लैंग्वेजेस हैं कि कैसे जो कंट्रीज हैं एक दूसरे की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं। इवन क्या अगर आप पाकिस्तान में देखोगे तो यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज की भी क्लासेस होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं। और अगर आप डिफरेंट कंट्रीज में जाओगे तो वो अपनी लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो लैंग्वेज भी बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की टर्मिनोलॉजी में आती है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन अपना प्ले रोल कर रहा है इन सारे एक्टिविटीज में। की ट्रेडिशन है, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं कि हमारे कैसे कल्चर जो है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। बसंत एक फेस्टिवल है जो इंडिया में भी सेलिब्रेट होता है, वहां से ये आइडिया फ्लोरिश हुआ, ये फेस्टिवल फ्लोरिश हुआ, पाकिस्तान में भी वो सेलिब्रेट होता है। अब तो नहीं होता, लेकिन एट सम टाइम भी ये बड़े शौक शौक से मनाया जाता था। तो इसी तरह ये जो पोलो गेम है ये बेसिकली ईरान की गेम है, तो वो वहां से भी कैसे ये आती गई और अब वो पूरी दुनिया में फैली गई है। तो ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं और यही बेसिकली फिर आपके ग्लोबलाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, कम्युनिकेशन है। पहले हमारे पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन बड़े लिमिटेड होते थे, हम लेटर के थ्रू एक दूसरे को देखते थे। जिस तरह अहमद शाह अब्दाली ने खत लिखा था, इस तरह शाह वलीउल्लाह ने खत लिखा था डिफरेंट एम्पायर्स को, तो ये एक लेटर के तौर पर होते थे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी, जब आप वो पढ़ते हो सिफारतकारी में, तो उन्होंने मुख्तलिफ जो एम्पायर के लीडर्स थे, उनको रोमन एम्पायर थे, बेजेंटाइन एम्पायर था, उनको लेटर वगैरह भेजा था, पर्शियन एम्पायर को लेटर वगैरह भेजा था। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होते गई और लोग इम्प्रूव करते रहे, टेक्नोलॉजिकल आती रही, वहां से फिर चीजें वगैरह भी इम्प्रूव होती। ठीक है। तो कैसे वो चीजें फिर आती गई। इसी तरह फिर अब कम्युनिकेशन में आप देखते हो तो लेटर लेटर वगैरह थे, लेटर वगैरह से हमने फिर चेंज किया, मोबाइल हुआ, मोबाइल आया, मोबाइल से फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट से फिर सोशल मीडिया रेवोल्यूशन आया। तो ये सारी चीजें हैं कि कैसे जो है ये चीजें डे बाई डे इंप्रूव हो रही हैं, एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजिकल टेक ओवर हो रहा है, और आप बैठे बैठे आप जो है पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठकर अपने पैगाम वगैरह भेज सकते हैं। इस तरह डिजिटलाइजेशन सेक्टर्स में सोशल मीडिया रोल, ये सारी चीजें आपके टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट क्या है कि कैसे फिर एक कंट्री में डिफरेंट कंट्रीज के इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शेप में। कैपिटल का फ्लो होता है, प्रोडक्ट्स वगैरह एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं, मल्टीनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं। ये सारी चीज़ें फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में आती हैं। और फर्दर ऑन अगर इसको मजीद हम इसके फीचर्स देखेंगे तो लेबर मोबिलिटी होती है कि लेबर जो है कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर अपना वर्क कर रही होती है। लेट्स सपोज अगर हम उसमें मिडिल ईस्ट में देखें तो पाकिस्तान के बहुत से लोग इस कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, ईरान, इराक। और वहाँ पर ज़्यादा जो मौके हैं लेबर को लेकर, वो फिर वहाँ से उनको उनको फ़ायदा वगैरह होता है। ठीक है। तो ये होता है कि कैसे फिर ये जो वर्किंग अपॉर्चुनिटीज हैं कंट्रीज की आपस में, ये शेयरिंग होती है। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर शिफ्ट्स है, मतलब कि जो कंट्रीज पुअर होती हैं समटाइम उनके इकोनॉमिक कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं होती है, और टाइम बीइंग के बाद हम देखते हैं कि वही कंट्री राइज करना स्टार्ट हो जाती है। दैट इज ओनली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन कि वो कैसे भी
एक दूसरे कंट्रीज के साथ उनका कनेक्शन होता है, एक दूसरे कंट्रीज के साथ वो कैसे ट्रेड करती हैं, कैसे क्या पॉलिसीज वो डिसाइड कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं अपनी जो ट्रेड होती है। इसमें ट्रेड लिबरलाइजेशन हो गई या ट्रेड प्रोटेक्शनिस्ट हो गई, पॉलिसीज वगैरह वो एग्जिस्ट करती है। लेट्स सपोज कि एट सम टाइम किसी ने इनका सुना कि चाइना विल बी इमर्जिंग पावर इन 21st सेंचुरी, बट नाउ इट इज, और इस तरह किसी ने था ये सोचा कि अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इतनी जल्दी डिमाइस कर जाएगा, इवन कि उसके अपने हाथों में कर जाएगा राइज ऑफ ट्रम्प की वजह से। तो इट इज़ ऑल अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, के कैसे वो आइडियाज जो हैं वो एक दूसरे कंट्रीज में फ्लोरिश होते हैं या ट्रेड वगैरह कैसे होती है, और फिर उसके बाद वो अपना क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। इस तरह माइग्रेशन एंड ब्रेन ट्रेनिंग होती है कि पीपल ट्रेवल एंड जॉब, पीपल एक दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे होते हैं। माइग्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड अनस्किल्ड जो लेबर होती है वो दोनों चल रही होती है। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि जो आपकी स्किल्ड लेबर मूव कर रही होती है आपकी कंट्री से, ठीक है, और वहाँ पर जाके फिर वो अपने मौके वगैरह फार्म उनको जो होते हैं वो वहाँ पर उनको देख रहे होते हैं। फिर एक्सेस टू एजुकेशन एंड नॉलेज, अगेन वही है कि कुछ लोग बाहर एजुकेशन के लिए जाते हैं, फॉरेन एजुकेशन हासिल करते हैं, वहाँ पर उनको स्किल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, और इस तरह वो फिर अब ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह कुछ होते हैं, कुछ एकेडमिक कोलेब्रेशन होती है, कुछ वर्चुअल असेसमेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम आपको ये किस बेस पे होते हैं, ये सारे ग्लोबलाइजेशन के मंत्रा में आते हैं। ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमिना है ये सारे उसी के अंडर आते हैं। फिर कल्चरल फ्यूजन होती है इन आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, मतलब कि हम नहीं था ये सुना कि पाकिस्तान में भी बैठकर हम जो है वो नेटफ्लिक्स को यूज कर सकते हैं, जहाँ पर एक पूरी ही एक मूवीज ड्रामा सीरीज और डिफरेंट चीजें जो है अब घर बैठे आसानी से हम अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। और ये आइडियाज हैं, ये टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग है, ये बेसिकली एक आर्ट है, ये एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो एक ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको वो मिलती हैं। और ये ग्लोबलाइजेशन ही है जो इन सारी चीज़ों को लेकर आया है, और वहाँ से फिर ये डिफरेंट जो लोग हैं, वर्किंग एटमोसफेयर है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, उन सब अटैच करके फिर एक न्यू जो रेस है, चेन है, क्यू है, वहाँ पर लोगों ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर हम इसके थोड़ी केस स्टडीज वगैरह देखें तो यहाँ पर एप्पल जो है ये एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसमें आईफोन, आईपैड और माइक्रो कंप्यूटर वगैरह इनकी प्रोडक्शन है। अब देखो ये आई जो एप्पल है तो ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी, लेकिन इसका जो सेटअप है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। ऑलमोस्ट 196 कंट्रीज में एप्पल की इस टाइम ऑफिस वगैरह, ऑफिस तो नहीं लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन प्रोडक्ट है वो इस टाइम वहाँ पर अवेलेबल है। आईफोन जो भी एक नया मॉडल आता है हर कंट्री में उसकी एक असेंबली होती, असेंबली नहीं, हर कंट्री में उसकी एक सेल होती है और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो ये एक फर्स्ट केस स्टडी यहाँ पे मैंने इसको एप्पल को लिया है। ऑडिबल है? ठीक है। तो ये जो मैकडोनल्ड है या केएफसी है, दैट आर नॉट पाकिस्तान ब्रांड, ये इंटरनेशनल ब्रांड है। केएफसी तो अमेरिकन ब्रांड है ना, बेसिकली अमेरिकन पर्सन का है। तो ये ब्रांड्स है बेसिकली। अब ये पाकिस्तान में इनकी हर स्टेट में, हर नॉट स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी कोई नहीं, बल्कि हर तहसील में इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो ये बेसिकली एक सिंबॉलिक वे होते हैं कि हमने कैसे जो है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी शेयर की है, फूड आइटम शेयर हो रही हैं, और प्रोडक्ट्स जो सेम चीज़ें वहाँ पर असेंबल होती हैं उसी की चीज़, वही चीज़ें जो हैं वो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी टेस्ट में वो चीज़ें एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फास्ट फूड चेन लाइक मैकडोनल्ड एंड केएफसी हैव एक्सपेंडेड globally and become prominent symbols of American culture and globalization। ठीक है, कि कैसे वो फिर अमेरिकन कल्चर और ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बन गई है मैकडोनल्ड एंड केएफसी। इसी तरह नाइकी एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है कि नाइकी इज अ ग्लोबल स्पोर्ट वेयर एंड एथलेटिक फुटवेयर कंपनी दैट exemplifies how globalization has transformed manufacturing and supply chain in apparel industry। इसी तरह पाकिस्तान का जो फुटबॉल है, आपने देखा होगा कि जब भी फीफा वर्ल्ड कप होता है तो पाकिस्तान का ही वो फुटबॉल यूज होते हैं चीजें। ठीक है, रीजन यही है कि वो एक शेयरिंग होती है, नॉट ओनली आइडियाज की बल्कि एक दूसरे के इक्विपमेंट्स की भी, ट्रेड की भी और टूल्स की भी। चाहे वो पाकिस्तान किसी भी चीज़ में अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो फिर अदर कंट्रीज के निस्बत पाकिस्तान की उस चीज़ की वैल्यू जब जैसे बढ़ती है या
उसकी जो एक प्रोडक्शन है अच्छी होती है, तो वो चीज़ें फिर डिफरेंट कंट्रीज वगैरह एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह अमेजोन है, ग्लोबल ई कॉमर्स है, जिसमें अलीबाबा है और अमेजोन है और डिफरेंट ई कॉमर्स सेक्टर्स हैं, दराज है। तो ये बेसिकली एक ग्लोबलाइजेशन की वे में काम कर रहे होते हैं। आप घर बैठकर अपना अमेजोन पे अकाउंट बनाकर उस पर वर्किंग स्टार्ट करके आप पूरी दुनिया के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये एक ग्लोबलाइजेशन ने हमें एक फिनोमिनन दिया है, कैसे आप जो है एक दूसरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टिंग आपकी हो जाती है। इसी तरह एयर बम है और ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक अगर आप देख लोगे तो जब कोविड 19 आया तो एक दूसरे ने आपस में ट्रेड वगैरह बंद कर दी, बॉर्डर क्लोज हो गए, आना जाना कम्युनिकेशन लिमिटेड हो गई, इमिग्रेशन नहीं हो सकती थी, माइग्रेशन नहीं हो सकी। और कुछ उन्होंने वो सेट कर दिए रूल्स वगैरह कि जो भी आएगा वो या तो अपना कोई सर्टिफिकेट लेकर आएगा या तो फिर उसने जो वैक्सीन लगाई है उसको लेकर आएगा। तो ये क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन है ना, कि कैसे जो है एक पेंडेमिक ऐसे स्प्रेड हुआ। उन्होंने कहा कि वो चाइना, वो अमेरिका से बंदा आया तो चाइना में उसने एक जगह रहा और वहां से फिर चाइना में स्प्रेड हुआ। और फिर उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिकन वाले ये कहते हैं कि चाइना ने इसको लेबोरेटरी में बनाया था। तो ये एक बेसिकली एक फॉल्स स्लोगन था, या एक कह लो कि एक डिप्लोमेटिक वे में इन्होंने पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया था एक दूसरे के साथ एंगेज होकर। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ग्लोबलाइजेशन है। अब हम देखते हैं कुछ फॉल्स स्लोगन ऑफ ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन अब तो बेसिकली एक आइडियोलॉजी है या एक आइडिया है जिसकी वजह से हमें दुनिया में पीस लेकर आना था, दुनिया में हमने पॉवर्टी को खत्म करना था, दुनिया में हमने इक्वालिटी को क्रिएट करना था, और दुनिया में हमने जो भी डिजास्टर्स थे या जो भी इस तरह के टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स थे वो हमने शेयर करने थे। लेकिन इसके जो स्लोगन है ना, ये फॉल्स साबित हुआ है। क्यों हुआ है? पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में कि कुछ कंट्रीज आज भी स्टेबल है और कुछ अनस्टेबल है। रीजन यही है कि कुछ कंट्रीज की आपस में जो ट्रेडिंग है वो बड़ी अच्छी है, और कुछ कंट्रीज बैरियर का शिकार हो जाते हैं, उन पे सैंक्शंस वगैरह लग जाती हैं। अगर आप ईरान की एग्जांपल लोगे तो जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था, JCPOA, तो उसमें यही कहा गया था कि ईरान अपना जो न्यूक्लियराइजेशन का प्रोग्राम है उसको लिमिटेड करेगा, और फिर हम उस पर अमेरिकन जो है उस पर सैंक्शंस वगैरह खत्म कर देंगे। लेकिन वो ना इस पे स्टार्ट होता रहा, और वो फिर आगे अभी तक वो उस पर वर्किंग चल रही है। और रीजन यही है कि उस पर सैंक्शंस लगी थी, इसलिए उसकी इकोनॉमी, उसकी कंडीशन, उसकी डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं है जो उसकी अदर कंट्रीज की है। लेट्स सपोज कि अगर मलेशिया या इंडोनेशिया की एग्जांपल हो, ठीक है, तो रीजन यही है कि हम ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन द आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स टू कंट्रीज विद लोअर लेबर कॉस्ट, लीडिंग टू जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड वेज स्टैग्नेशन इन सम रीजंस। ठीक है, इसमें ये भी फिनोमिना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एक मार्केट है ना उसमें कंपटीशन डेवलप हो जाता है। लेट्स सपोज कि अगर आप किसी मार्केट में विजिट करते हैं तो वहाँ पे 10 स्टॉल लगे होते हैं। एक स्टॉल आपको 10 रुपए का देता है, दूसरा स्टॉल आपको 9 रुपए का देता है, तीसरा आपको 8 रुपए का देता है, चौथा 10 का देता है, पांचवा 8 का, छठा 7 का, इस तरह। फिर आप सबसे लोवेस्ट पे जाते हो 7 वाले पे, उसमें से आप देखते हो कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है, उसकी क्वालिटी भी ठीक है, और आप उसको फिर ले लेते हो। तो ये ग्लोबलाइजेशन में जब मार्केट कंपटीशन आ जाता है तो वहां पर फिर एक तो लेबर की वैल्यू भी कम हो जाती है। जहां पर आपकी पॉपुलेशन 10 करोड़ है, वहां पर अगर 1 करोड़ आपकी लेबर है, तो फिर लेबर जो चीप लेबर है वो बेसिकली लेकर उनसे मैक्सिमम काम वगैरह करवाएंगे, वेजेस कम दिए जाएंगे, और इसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है वो इरप्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा जो एक इंडिकेटर है ग्लोबलाइजेशन के फॉल्स होने का, या ग्लोबलाइजेशन का जो कौन है जो उसका डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इससे जो चीप लेबर है वो इंट्रोड्यूस हो गई, वेजेस कम हो गई, समटाइम्स स्टैग्नेंट हो गए, वेजेस बढ़ाई नहीं गई है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी कुछ रीजन में डेवलप होना स्टार्ट हो गई। फिर है कल्चरल होमोजिनाइजेशन। इसमें होता है द स्प्रेड ऑफ ग्लोबल कल्चर एंड कंज्यूमरिज्म थ्रू ग्लोबलाइजेशन हैज रेज्ड concerns about the loss of local culture identity and traditional practices। अगर आप किसने पॉलिटिक्स उसमें सोशल वर्क पढ़ी हो तो वहाँ पर एक चीज़ होती है कि कैसे जो लीड कल्चर है उसका हमारे कल्चर में क्या इन्फ्लुएंस है। लीड कल्चर से मेरा वो सारा कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, और जितना भी एक डेवलप्ड कल्चर है उसका हमारे अपना जो हमारा लोकल कल्चर है उस पर इस टाइम बहुत ज़्यादा उसके इम्पैक्ट्स डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं। लेट्स सपोज के पहले आपने कभी इनका सुना होगा कि हमने हमारी जो वुमेन है तो वो इस तरह के स्लोगन जनरेट करेंगे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म करो और अपने जूते खुद पॉलिश करो। तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं था।
हमारे कल्चर में क्या था कि औरत ने मर्द की खिदमत करनी है, मर्द ने औरत का जो है उसके केयर उसकी केयर टेकिंग करनी है उसको। मेल इज कंसीडर्ड एज द डोमिनेंट, यानी कि पैट्रियोकल सोसाइटी है, और ब्रेड एंड बटर का वो जिम्मेदार है, वो उसने अपनी फैमिली को परवरिश करनी है, उसने अपनी फैमिली की देखभाल करनी है। और औरत को हम ये कंसीडर करते थे कि औरत ने बस एक फोर वॉल में रहकर अपने बच्चों की, अपनी खामन की खिदमत और उनकी परवरिश करनी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे जो कल्चर होमोजेनाइजेशन है वो चेंज हो रही है। वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारे अपने कल्चर में। वो कैसे हो रहा है कि अब जो है डिफरेंट ड्रेसेस वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए, डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए, डिफरेंट जो है फंक्शंस इवेंट्स वगैरह पार्टीज वगैरह इंट्रोड्यूस हो गई। दैट वर नॉट द कल्चर ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, ठीक है। अब वो सारा अवर्ड हो गया, एक अदर कल्चर ने इस्लामिक कल्चर पे इन्फ्लुएंस ले लिया। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हैं कि कैसे प्रोडक्शन हम करते जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। और हमारा प्री इंडस्ट्रियल एरा यानी कि 1800 से लेकर 2000 तक, यानी कि 300 दो सौ साल पे हमारा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। दैट इज ओनली ड्यू टू द मैक्सिमम यूसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अदर हार्मफुल गैसेस, फॉसिल फ्यूल बेसिकली, जो एक काज है इन सारी चीज़ों की। ये क्यों है? ग्लोबलाइजेशन रिलायंस ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन एंड mass production has contributed to environmental changes such as carbon emission, pollution and resource depletion, के रिसोर्सेज भी हमारे कम होते जा रहे हैं, पोल्यूशन भी बढ़ती जा रही है, कार्बन एमिशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इस टाइम पूरे आपके सरफेस पे ना, एनवायरनमेंट में ऑलमोस्ट 10 बिलियन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एग्जिस्ट कर रही हैं। और वन जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर एक दफ़ा वो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर जाए तो अगले 100 साल तक वो वहाँ पर रहती है। सो सी के हम अभी किसी भी स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं कि हम मजीद कार्बन इरप्ट करें, कार्बन डाइऑक्साइड इरप्ट करें। तो ये ग्लोबलाइजेशन के जो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट है, जो इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं, वो हमें एक उसके शेप में नजर आ रहे हैं ग्लोबल इसमें, जो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। देन ये ग्लोबलाइजेशन एंड ऑफ पॉवर्टी फॉर एवरीवन, ये स्लोगन था कि हमने पॉवर्टी को तो ख़त्म करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 700 मिलियन जो लोग हैं वो अभी भी उनको एनर्जी के एक्सेस नहीं है, ठीक है। एनर्जी पॉवर्टी का वो शिकार हैं 700 मिलियन लोग। और उसके अलावा ये कर रहे हैं। तो हमने तो पॉवर्टी को खत्म करने की बात की थी ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में, कि हम ग्लोबलाइजेशन लेकर आएंगे, एक दूसरे से ट्रेड करेंगे, एक दूसरे के कोऑपरेट करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीजों की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। और डिफरेंट जो वो हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कायम की जाएंगी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, while globalization has contributed to reducing poverty in some region, it does not guarantee an end to poverty for all. Economic disparities है, unequal access to resources है, स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, इन्होंने हिंडर किया है बेसिकली पॉवर्टी एलिवेशन एफर्ट्स को। फिर ग्लोबलाइजेशन, इसका एक और मीनिंग था कि हमें डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है, लेकिन हम वो भी उसमें भी करने में नाकाम रहे। क्यों? अभी कल हमें रिपोर्ट पा रहा था, मणिपुर इंडिया की जो स्टेट है वहाँ पर औरतों को बरहना कर कर पूरे एरिया में घुमाया गया है। तो डेट इज शेमलेस बिहेवियर की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इसी तरह बर्मा में आप देख लो कि कैसे वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। इस तरह अमेरिकन देख लो कि वो कैसे जो है ईरान, इराक, ये मिडल ईस्ट कंट्रीज में आकर अटैक करते हैं। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर आकर अटैक करते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं और अपने आप को चैंपियन डिक्लेयर करते हैं डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के। बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने हाथों से इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को भी और ह्यूमन राइट्स को भी। फिर है ग्लोबलाइजेशन, इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी टू ऑल। अभी भी हम देखते हैं कि while globalization has increased technology diffusion, access to technology remains uneven across different regions, with some areas still facing digital divides and lack of access to क्रूशल टेक्नोलॉजीज। पाकिस्तान में हर तरफ तो नहीं है टेक्नोलॉजिकल यूजेज, और मोबाइल फ़ोन नहीं है, लेकिन फिर भी एट सेंस पाकिस्तान की कंडीशन अदर कंट्रीज़ की निस्बत ठीक है। लेकिन जब हम अफ्रीकन स्टेट्स में बात करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अभी भी एक क्रूल या एक ब्लीक इमेज के तौर पर
नजर आती हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल सोशल जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन हमें सोशल जस्टिस मिलता नजर नहीं आता। हमें नजर नहीं आ रहा कि अगर ये जो बड़ी स्टेट्स हैं, जो अमेरिकन है या यूरोपियन यूनियन की स्टेट्स हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो जस्टिस कर सकती हो पुअर कंट्रीज के साथ, इवन के वो खुद ही उन चीज़ों को लेकर वायलेट कर रही होती हैं। While globalization can drive social justice initiative, it does not automatically ensure fairness and justice for all communities, especially marginalized and vulnerable population. वो मिडिल ईस्ट की एग्जांपल आप ले लो, यमन के भी, अब इंडिया की वही एग्जांपल ले लो कि वहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं, सिख हैं या वो क्रिश्चियंस हैं, उनके साथ किस तरह का वो एक ब्लेटेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है उनके साथ हो रहा है। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस में जब आप देखते हो तो हमें नजर आता है कि कैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसकी वजह से पूरा ही एक ग्लोबल लेवल पर जो है सारी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट थी वो क्रैश कर गई, और सारी कंट्रीज जो थी वो उसमें चली गई, इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली गई। उसकी वजह से भी हमें ये चीज़ें नजर आती हैं कि कैसे ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से होते हैं। फिर सोशल एंड कल्चर टेंशन है, ग्लोबलाइजेशन है कंट्रीब्यूटेड टू सोशल एंड कल्चर टेंशन एज इंक्रीज्ड माइग्रेशन एंड डाइवर्सिटी। ब्रेग्जिट होने की वजह ये भी था कि वो कह रहे थे कि हमारे जो अपने लोग हैं, मकामी लोग हैं, जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश लोग हैं, उनको वो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। उनके लोग जो हैं अभी वो कहने के अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, उनमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बाहर से लोग आकर ले लेते हैं, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। तो इस वजह से भी ब्रेग्जिट होने की रीज़न यही थी कि ग्लोबलाइजेशन के जो इम्पैक्ट्स थे वो ब्रिटेन पे आना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन ये वो कंट्रीज हैं जो ग्लोबलाइजेशन की गारंटी करते थे, ग्लोबलाइजेशन को चैंपियन कहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुद इस ग्लोबलाइजेशन के हाथों जो है अब वो क्राइसिस में या उसमें है। तो इसमें एक ऐसे है, हैज ग्लोबलाइजेशन टर्न्ड इनटू वेस्ट, ये एक ऐसे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही है, हैज ग्लोबलाइजेशन टर्न्ड इनटू वेस्ट। इसका मतलब ये है कि क्या ग्लोबलाइजेशन जो है वो वेस्ट के ही गले पड़ गया है। तो ये अगर ऐसे आप लोगों को लगता है कि आप लोग इसी वे में सोल्व कर सकते तो ये कर लें। अदरवाइज आप पास्ट पेपर के 2016 से 22 तक देखें, 23 तक, 23 में तो नहीं आया, 22 तक देखें। उसमें दो ऐसे आप अगर इजीली कर सकते हैं, आउटलाइन एंड इंट्रोडक्शन उसकी बना सकते हैं, तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने कवर करना है। और आप मुझे संडे तक वो जो आर्टिकल्स भी मैंने आपको शेयर किए हैं, 3 हैं, वो आप भी पढ़ लें, वो उसको कवर कर लें, और फिर उसके बाद आप ऐसे अटेम्प्ट करें। एंड आई होप सो कि आपको सारा कुछ उसमें से कवर हो जाएगा, और ये मेरे लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो जो मैंने आपको शेयर किए हैं उसमें ज़्यादातर जो ग्लोबलाइजेशन रेट्स डिसकंटेंट है ना, उसमें ज़्यादातर ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंकिंग की बात की गई है कि कैसे आईएमएफ डिफरेंट कंट्रीज में जाकर अपना रोल प्ले करता है, उन कंट्रीज के जो स्ट्रक्चर वो है स्ट्रक्चर है उसको कैसे चेंज करता है, अपनी मोनोपोली वहां पर क्रिएट करता है। तो ये वहां पर ज्यादातर इनका रोल है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का और यूएनओ का, ठीक है। और फिर जो महबूबुल हक वाला मैंने आपको शेयर किया है, वो ज्यादा पढ़ लेना, उसमें काफी चीजें उसमें बयान की गई हैं। तो ये लेक्चर की मैं आपको वो शेयर भी कर देता हूँ। एंड इट वाज ऑल अबाउट टुडे। बेस्ट ऑफ लक, और असाइनमेंट वगैरह आप सारी कर लेना। थैंक यू।